एक षड्यंत्र रचने का काम किया है, बदनाम करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया है, किसी छिपा नहीं है। लेकिन हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है और देश के मतदाता इतने जागरूक हैं कि विपक्ष का कोई भी ऐसा षड्यंत्र हो, ऐसा कोई झूठ हो, असत्य हो, उसको धराशायी बार बार करते हैं, चाहे वो चुनाव में हो या सदन में हो। मुहावरा ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, और ये झूठ का पुलिंदा, ये असत्य का पुलिंदा जो विपक्ष बांध कर लाया है, एक के बाद दूसरे हमारे सभी वक्ताओं ने, निशिकांत जी ने, रविशंकर जी ने, सब ने ये झूठ का पुलिंदा उन्हीं के कंधों पर बांध कर वापस भेजा है। यही नहीं, आज पूरा सदन माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के साथ खड़ा है, और आप जितने भी भाषण अभी तक देखेंगे, सबने कहा है कि वो ओम बिरला जी की सराहना करते हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं, उन्होंने उनको बोलने का मौका दिया, चाहे वो कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी का था, तृणमूल का था, किसी भी दल का था, हर किसी ने आज ओम बिरला जी के पक्ष में कहा है कि उनको बोलने का अवसर दिया गया। फर्स्ट टाइमर्स फर्स्ट, जो बोलते भी नहीं थे, जिनको उनकी पार्टी मौका नहीं देती थी, उनको भी बोलने का अवसर किसी ने दिया, तो उनका नाम है ओम बिरला जी। उन्होंने पीछे से उनको आगे लाने का मौका दिया। यही नहीं, शायद राहुल गांधी जी को यही बात चुभ गई कि मैंने तो आदेश नहीं दिया, मेरी पार्टी का सांसद बोल कैसे गया। चाहे वो 0 आवर में हो या किसी और डिबेट में हो। अब राहुल जी तो सदन में रहेंगे नहीं, अगर उनके सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया तब वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और यही नहीं, सभापति जी आप देखिए किया क्या है। स्पीकर महोदय के ऑफिस में जाके उनके साथ जितनी बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया गया, ये किसके नेतृत्व में किया गया? कांग्रेस के कौन कौन नेता वहां मौजूद थे? क्या उनकी शालीनता को या अपनी उद्दंडता के साथ, अशोभनीय व्यवहार के साथ इसी तरह शर्मसार करते रहेंगे? स्पीकर महोदय ने तो बड़ा दिल दिखाया, कुछ नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं की। और जो पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही, उसको एक नोटिस तक देना नहीं आता। नोटिस में इतनी खामियां साहब कि स्पीकर साहब को बोलना पड़ा कि जाके नोटिस ठीक कर लो। फोटो कॉपी साथ में अटैच कर दी, साइन पूरे नहीं किए, एक के बाद दूसरा किया। और ये परिस्थिति आई कैसे? माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे 2, 3, 4 फरवरी को, तो उन्होंने उल्लंघन किया सदन के नियमों का। नियम 349, 352 और निर्देश 115 के तहत अगर स्पीकर महोदय ने उनको रोकने का प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया, तो अपनी जिद पर अड़े रहे। तो राहुल गांधी को लगता है नियम उनके लिए नहीं, उनसे नियम है। एक परिवार अपने आप को देश के लोकतंत्र से ऊपर समझता है, देश के संविधान से ऊपर समझता है, और इस सदन के नियम, कानून, प्रोसीजर से ऊपर समझता है। उस पे आप और मैं क्या कर लेंगे? और इनके इतिहास में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इन लोगों ने आज तक किया क्या है। लेकिन सभी सदस्यों ने तो माना ही है कि यह सदन लोकतांत्रिक बहस, वाद विवाद, संवाद के स्थापित मूल्यों पर चलता है और आगे भी चलेगा। हम उसके लिए तैयार हैं और माननीय स्पीकर महोदय के साथ पूरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंडित नेहरू जी ने इस सदन में क्या कहा, 1954 में, 1966 में क्या कहा, और फिर 1987 में राजीव गांधी जी ने क्या कहा, वो श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्या स्टैंड इस पे लिया था। छोटा मन और लोकतंत्र को शर्मसार करने की बात कही, तो आज ये वही लोग ये कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग इस सदन के अंदर आते हैं तो -CCC आते हैं। ना सिविक सेंस है, ना कॉमन सेंस है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है। उनको तो आकर केवल उत्पात जाना है। पॉकेट में हाथ देके आते हैं। और आप ठीक कहा आपने निशिकांत, आप देखिए, हम लोग जब लोकसभा के सांसद बने, हमें बताया गया कि सदन के अंदर आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। कोई स्पीकर बोलता तो आगे पीछे जाना नहीं है, कहीं पे खड़े नहीं होना, गैलरी को रोकना नहीं है और जेब में हाथ डाल के नहीं चलना है। लेकिन वो सारे के सारे नियमों को तोड़ने का काम आज एक व्यक्ति करता है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है। ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी, ये फोमो गांधी, फोमो मतलब
फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं। आपको दिक्कत है फोमो से? इस पे कोई डाउट है? जब सदन चलता है तब बोलते नहीं, बाहर जाके कुछ भी बोलते हैं। इतना जरूर कहूंगा सर, ये सदन रूल बुक से चलेगा, सोरोस की टूल किट से नहीं चलेगा। ये जो बाहर से विदेशों से इनको लिख कर आता है कि उसकी टूल किट, वैसा नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले कहा कि ओम बिरला जी के विषय में बताते हैं प्रधानमंत्री जी कि अहंकारी और उत्पाती छात्रों को ठीक करना ओम बिरला जी को आता है। और ये अहंकारी उत्पाती छात्र कौन है? एक बड़े घराने से आने वाले छात्र ने खुद तो पिटीशन पे साइन नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने पिटीशन पे साइन किया क्या? उत्पाती छात्र ने नहीं किया। उनके दूसरे ने किया, उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन आपको आगे कर दिया। और दूसरा पिटीशन पर साल तारीख सब कुछ गलत लिखते गए। और सर यही नहीं, वो कहते हैं उन्हें प्रिंसिपल नापसंद है क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल में पढ़ाई चाहता है। ये कहते हैं प्रिंसिपल कर्तव्य के प्रति ईमानदार है क्योंकि प्रिंसिपल को अनुशासन पसंद है। प्रिंसिपल रूल बुक के हिसाब से स्कूल को चलाना चाहता है। प्रिंसिपल इन अहंकारियों उत्पातियों के सामने झुकता नहीं क्योंकि प्रिंसिपल ने कह दिया है कि स्कूल को मर्यादा से चलाऊंगा, परंपरा से चलाऊंगा, इन बड़े घर वालों के आगे झुकूंगा नहीं, रूल बुक से ही इसको चलाऊंगा। तो सुन लीजिए, आप में से किसी को अगर प्रिंसिपल पसंद नहीं तो आप स्कूल बदल सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल तो ओम बिरला जी ही रहने वाले हैं। और ये तो उत्पाती छात्र को उस समय ठीक कर दिया होता जब ये इनकी अपनी सरकार थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री के हाथ से जिस तरह से ऑर्डिनेंस छीनकर भरे चौराहे पर अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़कर मनमोहन सिंह पर फेंक दिया था तो शायद उस समय अकल आ गई होती। लेकिन इनका इतिहास ही ऐसा है सर। इतिहास पर मैं क्या जाऊं। अगर आप देखिए 1960 में राष्ट्रपति भाषण पर अगर 2 लोगों ने बीच में खड़े होकर बोल भी दिया तो उनको निकाल ही दिया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी कांग्रेस पार्टी ने। 1966 में मनीराम बागड़ी को किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए आपने सस्पेंड करवा दिया। 1975 में सुब्रमण्य स्वामी जी भेष बदलकर, क्योंकि किस तरह का समय था, बदलकर आए तो उनको गिरफ्तार करके ले गए, उनको भी भागना पड़ा, अपनी जान कैसे बचानी पड़ी। यही नहीं, पार्था सारथी जी को अखबार से पता चला कि अब वो फॉरेन सेक्रेटरी नहीं रहे, ये इनकी सरकार थी। और जय बेंगाल राव जी को जो मुख्यमंत्री थे, उनको क्या हुआ? जब वो प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने गए तब जाके एयरपोर्ट पे पता चला कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं रहे। यही नहीं, LK झा जब प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा पर गए तब विदेश जाके पता चला कि वो अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं रहे और उनको वापस आने के भी लाले पड़ गए। इस तरह से आपकी सरकारें चलती थी, बंद कमरे में आप लोग निर्णय करते थे। और यही नहीं साथ, एक के बाद अगर आपके पुराने इतिहास पर नजर मारी जाए तो लोकतंत्र को आप बचाने की बात करते हो। अगर लोकतंत्र का गला घोटने का काम सबसे पहले किसी ने किया तो अभी तो संविधान बने को 1.5 साल भी नहीं हुआ था। 1951 में पहला संशोधन पंडित नेहरू लेकर आए और उसमें मीडिया का गला घोटने का काम, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बदलने का काम किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसके बाद उनकी पुत्री ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक नहीं अनेकों संशोधन कर डाले। 42वें संशोधन में तो इतने संशोधन कर दिए कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बन के रह गया। आपने प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, इनके खिलाफ जुडिशियल स्क्रूटनी को खत्म करवा दिया। आपने तो लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया। 5 साल की टर्म को 6 साल का कर दिया। 1 लाख से ज्यादा प्रतिपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, नसबंदी करवा दी गई, मीसा लगा दिया गया। और यही नहीं, जब इसी सदन में लोकसभा में शिवराज पाटिल जी डिप्टी स्पीकर के रूप में थे 1990 में, तो आपके चीफ विप पीजे कुरियन ने उनके हाथों, उनके सामने जाकर किस तरह से हाथापाई की, किस तरह से दिल्ली यूटी बिल को फाड़ा गया और उनकी जान तक बनाई थी। और 2012 में आपके ही मंत्री ने राज्यसभा में
चेयरमैन के कान में जाके फूंक मार दी कि एडजॉर्न हाउस को एडजॉर्न कर दीजिए। आप इस तरह से तो सदन चलाते थे। आप लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने आए हो, आप हमें कानून नियम बताने आए हो। और यही नहीं, 637 में से 456 ऑर्डिनेंस आप लोग लेकर आए। सदन आने से 2-2 दिन पहले आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आते थे। और तो और मुझसे पूछा गया कि क्या नेता प्रतिपक्ष ऐसे ही होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन अटल जी का रवैया क्या था, क्या किस तरह का व्यवहार था उनका, ये लिखा है इसमें और मैं पढ़ के बता देता हूं। उस समय के स्पीकर 1993 में शिवराज पाटिल ने कहा अटल जी के बारे में, ही ऑलवेज हेल्प फैसिलिटेट स्मूथ कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कहा वाजपेयी जी के बारे में, मिस्टर वाजपेयी हैड ऑलवेज बीन हेल्पफुल एंड एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट ही वुड हेल्प अपहेल्ड पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस। ये अटल जी के बारे में कहा। ये फोटो अटल जी की और उस समय के हमारे मंत्री की है, सलमान खुर्शीद जी की, जिन्होंने कहा विदेश में भारत का सर ऊंचा रखने का काम किसी ने किया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन गए हैं। वो विदेश में जाते, किसी देश में जाएं, भारत के खिलाफ बात करते हैं, भारत के लोकतंत्र को तोड़ने की बात करते हैं, भारत की सेनाओं के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। तो क्या आप सबकी लड़ाई भी इंडियन स्टेट के खिलाफ है? क्या भारत के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हो? तो आईएसआई और इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्क क्या है? आईएसआईएस और आप में फर्क क्या है? अगर भारत के खिलाफ आपकी लड़ाई है तो ये कैसी लड़ाई है? और आपके नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह की बात करते हैं तो कई सवाल खड़े करते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा स्वराज जी और अरुण जी भी थे, निशिकांत जी, मैं उस समय हम लोग सांसद भी थे। क्या नहीं हम करते थे? हम सहयोग करते थे सत्ता दल का, बिल पास कराने से लेकर बाकी चर्चाओं में भाग लेने तक। और एक बार जब चर्चा हुई, अरुण जी ने उस पर बात कही तो प्रणब मुखर्जी ने कहा, क्या कहा? भाषण के दौरान वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भाजपा के नेता से एक सूक्ष्म कानूनी बिंदु को स्पष्ट करने का अनुरोध किया और बाद में अरुण जेटली जी, सुषमा जी और अडवाणी जी ने मिलकर उस प्रस्ताव को तैयार करके सत्ता पक्ष की मदद की। ये हम लोग विपक्ष में थे, देश हित में काम करते थे और कोई बिल सरकारी कामकाज को रुकने नहीं देते थे, अटल जी का समय हो या उसके बाद का समय हो। पेंशन फंड में इनके पास संख्या नहीं थी, हाँ, कम्युनिस्ट ने डिवीजन मांग लिया, बिल्कुल सपोर्ट कर। कम्युनिस्ट आपके खिलाफ हुए, लेकिन हमने फिर भी देश के हित में पेंशन फंड के टाइम पे आपके साथ चले। यही नहीं, आप महिला शक्ति की आप कहते हो कि महिलाओं के बारे में हमने ठीक नहीं कहा। आज चेयर पे भी महिला बैठी हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ आपके सामने कहना चाहता हूं, इस देश की महिलाओं को धुएं से मुक्त करने के लिए रसोई गैस का सिलेंडर 13 करोड़ दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। 10 करोड़ शौचालय बनाए तो मोदी सरकार ने बनाए और 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। यही नहीं, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज, प्रमुखता बहनों को 4 करोड़ पक्के मकान, तो उसमें 75% बहनों को दिया। मुद्रा योजना में भी बहनों को सबसे बड़ा लाभ दिया और अब 33% आरक्षण पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। और नरेंद्र मोदी जी के घिराव के लिए षड्यंत्र किसने रचा? मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से पूछना चाहता हूं, चुना किसको? अरे पहले आप जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो गए, जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते थे उनके साथ राहुल गांधी जाकर खड़े हो गए। और जो बोटी बोटी नोचने की बात प्रधानमंत्री की करता था, उसकी जिम्मेदारी आपने यहां पे लगा दी। महिला सांसदों को बताओ कि कैसे जाना है प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास, कैसे जाना है। ये बोटी बोटी नोचने वाले सांसद को आपने ये कहने पे लगा दिया कि कैसे करना है। नहीं कहा क्या बोटी बोटी नोचना? आपका ही सांसद है। अरे महिलाओं के बारे में क्या प्रियंका जी आई थी यहां तक? राहुल जी पिटीशन पे साइन नहीं करते, रेजोल्यूशन पे साइन नहीं करते, प्रियंका जी करती नहीं, लेकिन आप सब लोगों को वेल में कूदने के लिए बोलते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं। आपको जो व्यक्ति बोलने का अवसर देता हूं बिरला जी, उसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हो। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सर यही नहीं, इनको लोकतंत्र की बात करते हैं सर। माननीय सभापति जी, ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने और क्रॉस रोड्स ने नेहरू जी का एक कार्टून बना दिया, उसके लिए पूरा फ्रीडम ऑफ प्रेस को चेंज कर दिया, कानून बदल दिया, संविधान संशोधन ले आए।
1975 में तो संविधान की हत्या कर दी, ये सारी डिटेल है। अगर देश में आर्टिकल 356 का किसी ने दुरुपयोग किया है, 90 से ज्यादा सरकारों को बगैर किसी कसूर के गिराने का काम किया, तो उनका नाम है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। आज डीएमके वाले उनके साथ बैठे, करुणानिधि की सरकार उन्होंने गिराई। आज कम्युनिस्ट बैठे हैं, आपकी सरकार उन्होंने गिराई। अरे मुस्लिम लीग की आज आप बात करते हो, मुस्लिम लीग वाले ही उस समय मावलंकर जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मुस्लिम लीग के कारण, और उनकी पार्टी जो आज यहां पर है, उस सोच वालों के साथ, उनके साथ मिलकर ही चुनाव जीत पाते हैं वायनाड से जाके। ये तो मजबूरी इनकी बन गई है। मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठना आसान है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। सदन की गरिमा आवाज से नहीं, आचरण से बनती है। और मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने सदन को चलने नहीं दिया, आज वो सदन को बचाने की बात करते हैं। जिन्होंने नियम तोड़ा, आज नियम सिखाने की बात करते हैं। जिन्होंने देश को डराया धमकाया, आज वो लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। देश सब देख रहा है। सर, दिस मोशन इज नॉट अगेंस्ट द स्पीकर, दिस मोशन इज अगेंस्ट डिसिप्लिन, दिस मोशन इज अगेंस्ट प्रोसीजर, दिस मोशन इज अगेंस्ट इक्वालिटी, दिस मोशन इज अगेंस्ट वन पर्सन, not against one person. This motion is against the idea that parliament must function. The country must decide who stands with parliament and who stands with disruption. मैं कुछ बातें यहां पर और आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। ये जो विपक्ष कह रहा था कि केवल उनकी बातों को डिलीट किया गया, मैं अपनी स्पीच को लाया। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे स्पीच है, और उस स्पीच पे 11 लाइनें मेरी काटी गई। हमने तो ये नहीं कहा कि मेरे साथ भेदभाव हुआ। बाकी अन्य सांसद, निशिकांत जी आपकी भी कटती होगी, बाकी संजय भाई की भी इनकी कटती होगी। अगर कटती है तो जो स्पीकर को ठीक लगता है, चेयर पे बैठे को ठीक लगता है, वो कटती हैं। लेकिन आप ये कहना कि पक्षपात किया, नहीं, बिल्कुल पक्षपात नहीं किया। यही नहीं, अगर आपकी संख्या बल कम है, उसके बावजूद 56% टाइम विपक्ष को बोलने का मौका दिया, यह भी ओम बिरला जी ने दिया है। निष्पक्षता की बातें और भी बहुत है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका काम केवल आरोप लगाना है, फिर माफी मांगना है, और वो माफी मैन राहुल गांधी जी यहां पर नहीं है। माफी मैन ने कहा कब कब माफी मांगी? आरएसएस पर झूठे आरोप लगाए तो माफी मांगी, गांधी असैसिनेशन केस की बात करो तो माफी मांगी, चीन के मुद्दे पे तो माफी मांगी, मोदी सरनेम पे माफी मांगी, चौकीदारों से माफी मांगी, जब जब देखो राफेल पे तो माफी मांगी। अरे इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी, जिस तरह से आपने सावरकर जी के मुद्दे पे भी माफी मांगी, आज जब अविश्वास प्रस्ताव भी औंधे मुंह गिरेगा, तो श्रीमान राहुल गांधी को एक बार फिर माफी मांगनी पड़ेगी। ये माफी मैन को माफी बनाने के लायक ये टूल किट जो आपको मिलती है सोरोस से और अंकल सैम से, ये आपका काम केवल हिंदुस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का हो गया है। लेकिन नीयत बुरी हो तो वक्त लेता है मुंह फेर, नीयत बुरी हो तो वक्त लेता है मुंह फेर, हर एजेंडा हो जाता है ढेर, और कहने को आए बड़े बब्बर शेर। बब्बर शेर कहां के बब्बर शेर? ये राहुल गांधी जी का एजेंडा देखिए, ये बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं अध्यक्ष महोदय। कभी कहते हैं चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन में खोट है, कभी रफेल का मुद्दा लाते हैं, कभी पैगासस का लाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी स्पीकर पर आरोप लगाते हैं। अब जब इस पे कल चर्चा होनी थी तो इन्होंने पूरा सदन नहीं चलने दिया। क्यों नहीं चलने दिया? क्योंकि कल कहते थे हमें विदेश नीति पर लाना है, जब विदेश नीति की बात आएगी तो कहे हमें इलेक्शन कमीशन पे आना है। मूल बात यह है, इनको चर्चा से भागना है, झूठे आरोप लगाने हैं, केवल सुर्खियों में बने रहना है, और इन्हें कुछ नहीं करना है। ये इन्होंने अपने नेताओं के साथ क्या किया? नरसिम्हा राव जी का उदाहरण देखिए। देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से आते थे, अटल जी ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद और उनके जीते जीते भी सोनिया गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी, उनको जितना अपमानित करने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव के साथ किया। सीताराम केसरी जी की लुंगी या धोती खोलने का काम किसने किया? इन्होंने किया अपने पार्टी के नेता के साथ किया। भाई धर्मेंद्र जी थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाई आप क्या कहते हो? तो बच्चा था तो भदौरिया जी फिर आपने कहा होगा
भाई धोती की सीताराम केसरी जी की कांग्रेस ने खोली, तकलीफ आपको होती है। राज पर अटैक करा दिया। आपको तो स्पीकर महोदय बोलने का समय देते ना भदौरिया जी, देते हैं। यही नहीं, मैं नंबर नहीं बढ़ा रहा, मैं आपको याद करवा रहा हूं, क्योंकि नेताजी जब इस सदन के, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने कहा नेताजी बार बार चीन की बात करते थे, मुलायम जी करते थे, ये आज के समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए हैं। ये कांग्रेस की बात करते हैं, ये उसी कांग्रेस की बात करते हैं जिन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का चीन को कब्जा करने दिया। उस पे समाजवादी पार्टी चुप रहती है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी चुप है, धर्मेंद्र यादव चुप है, अखिलेश यादव चुप है, अनंत भदौरिया चुप है। क्यों चुप है? अरे इनको बोलने मत दो। मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं धर्मेंद्र। अरे बोलो, छोड़ो। उसको क्यों बोल रहा है? आप बैठिए, बाद में पहले बोलने दीजिए। बैठिए, आप बैठिए प्लीज। बैठने दो उसको। माननीय सदस्य बोलिए आप। नहीं दिया आपको। माननीय सदस्य आप बोलिए। माननीय सभापति जी, जब अब बैठिए। सुनिए, अरे बर्दाश्त करो। इनके जितने स्पीकर आए कांग्रेस के कसीदे पढ़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको पूरा कांग्रेस के अटैची बन गए। हाँ उनके, और यही नहीं माननीय सभापति, देखिए दुर्भाग्य क्या है, वो चीन जिसने भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी के समय छीन लिया, जब इनकी सरकारें रही वो कब्जे करते चले गए। और आरोप कौन लगाता है? राहुल गांधी जी हमारे ऊपर लगाते हैं, उस सरकार के ऊपर जिस सरकार में 1 इंच भूमि भी चीन को नजर भी नहीं रखने दी गई। और यही नहीं, हमें याद होगा संजय जी, मेघवाल जी, निशिकांत जी, हम सब लोग पिछले 4-5 टर्म से इसी सदन के सदस्य हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमें कहा जाता था चीन पे प्रश्न मत पूछना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत पूछना। हम पूछते थे क्यों? कहते चीन बुरा मान जाएगा। यहां तक कि पंडित नेहरू ने तो पीटीआई के एक वरिष्ठ पत्रकार को इसलिए निकलवा दिया, रोक लगवा दी कि चीन बुरा मान जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत की सीट चीन को दे दी कि चीन बुरा मान जाएगा। अरे यही नहीं, दलाई लामा जी को शरण यहां पर लेनी पड़ी, लेकिन उनके वहां पर आक्रामक चीन को करने दिया कि कहीं हमारे से युद्ध ना हो जाए, चीन बुरा मान जाएगा। और चीन का दौरा करके आए तो सारी बातें सबसे पहले लेडी माउंटबेटन से शेयर करें। ये नटवर सिंह जी ने अपनी किताब, सॉरी माननीय सदस्य प्लीज आप चेयर को एड्रेस करें। नहीं, मैं नहीं कह रहा, नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है कि लेडी माउंटबेटन को जाकर बताया पंडित नेहरू जी ने कि चीन में क्या क्या बात हुई। अब ये मैं तो बता नहीं सकता, नटवर सिंह जी कांग्रेस के सांसद थे, मैं क्या बताऊंगा, किताब में लिखा है। वो उस वक्त प्रधानमंत्री जी के सहायक थे, नेहरू जी के सहायक थे, IFS अफसर थे। और लिखा भी किसने? नटवर सिंह जी, जो इनके परिवार के नजदीकी, पार्टी के नजदीकी और नेहरू जी के सहायक, वो लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा। और मैं इतना ही कहूंगा माननीय सभापति जी, ये विदेश जाते हैं राहुल जी, बार बार चीन के कसीदे पढ़ते हैं, चीन की हार्मनी की बात करते हैं। ये देश माओतंत्र से नहीं लोकतंत्र से चलेगा। आप जितनी मर्जी चीन की तारीफ कर लीजिए। बाहर गए, अमेरिका में जाके किससे मिले? जो भारत को बर्बाद करने की बात करते हैं, जो भारत को एक ही नहीं मानते। और वहां पे जाके क्या कहा? भारत में सिखों को पगड़ी पहनने पर रोक, गुरुद्वारे जाने में मुश्किल, कड़ा पहनने में मुश्किल। मैं बिट्टू जी यहां पर बैठे हैं, पूछना चाहता हूं, क्या बिट्टू जी गुरुद्वारे जाने पर रोक है क्या? अरे गुरुद्वारा तो आप छोड़ आए थे पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर लांघा किसी ने बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है। अरे सिखों की पगड़ी को आपने रोंदा था, सिखों का कत्लेआम किया था, सिखों की माताओं बहनों के साथ अत्याचार बलात्कार की घटनाएं आपके समय हुई। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी ने कहा बड़ा पेट गिरता है, बड़ा पेट गिरता है तो धरती हिलती है, और आबरू लूटने दी गई, शर्म करो, आबरू लूटने दी आपने, सिखों को न्याय नहीं दिलाया। और जब हमारी सरकार में एक सिख मंत्री बिट्टू जी
सदन के अंदर आने लगे तो उनको कह दिया गद्दार। ये कैसी भाषा है? कितना अपमान सिखों का करोगे? ना 84 के दंगों का न्याय दिलाया, कत्लेआम अलग करवाया और वर्षों तक इंतजार करवाया, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने तो उनके ऑर्डिनेंस को फाड़कर एक सिख प्रधानमंत्री का भी अपमान किया तो श्रीमान राहुल गांधी ने किया था। सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए। हम तो अफगानिस्तान से पूरे सिख समुदाय को भी लाए और गुरु ग्रंथ साहब को भी वहां से पूरे मान सम्मान के साथ लेकर आए। हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं। यही नहीं, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का हो, 400वां हो, उसके बाद जाकर 350वां गुरु तेग बहादुर जी का हो, या फिर साहबजादों की शहादत की बात हो, उसको पूरे देश ने मान सम्मान के साथ मनाया तो हमारी सरकार ने सिख समुदाय के साथ मान सम्मान, उनकी खुशी में भी हम शामिल हुए और उनको उनके अधिकार दिलाने में भी हम लोगों ने काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इनसे हमने सीख रहे हैं जिन्होंने सिखों के गले कटवाए। और इन्होंने क्या कहा सभापति जी, मुझे इस बात का खेद है, पंजाब और हिमाचल के और उत्तराखंड के और राजस्थान, हमारे 4-5 राज्यों के लोग डोकलाम में थे। राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन की सेना ने हमारे सैनिकों की पिटाई की। नहीं, सच्चाई यह है कि पहली बार इतनी खुली छूट थी कि भारतीय सेना के जवानों ने चीन को इतना मारा है, चीन के सैनिकों को, कि वापस आंख उठाकर नहीं देखा। और मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें सिख परिवारों से आने वाले भी सैनिक थे। मेरी अपनी लोकसभा क्षेत्र का, अपने जिसमें वार्ड में मैं रहता हूं, वहीं का एक युवा भी शहीद हुआ। ये कैसी बातें करते हैं? इन्होंने सेना का कभी सम्मान किया नहीं, अपमान ही किया है। ये सरेंडर की बात करते हैं। अरे 38,000 किलोमीटर देके सरेंडर आपने किया था चीन को, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर को। 93,000 सैनिक हमारी गिरफ्त में थे, सरेंडर आपने किया था पाकिस्तान के आगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट देके सरेंडर आपने किया था, सरेंडर मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने तो अपनी सेना के आर्मी चीफ को खुली छूट दी कि जो उचित लगे वो करो। सेना को खुली छूट देने का काम हमने किया है। और यही नहीं, उसी समय डोकलाम में, सभापति जी आपको भी याद होगा, रक्षा मंत्री भी वहां गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर गए। सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने का काम रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी ने किया था। एक बात मैं आपको और कहूं, राहुल गांधी जी कहां थे गलवान के समय, डोकलाम के समय कहां थे? चाइना एम्बेसडर के पास। चाइना एम्बेसडर। मैं देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। और आज मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप जब ओलंपिक्स में भी गए चीन, तो आपकी क्या क्या मीटिंगें हुई, किससे हुई? आपको सदन को बताना चाहिए। जब देश के ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, हमारी सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तब आप बंद कमरे में चीन के एम्बेसडर के साथ क्या कर रहे थे? आपने उस समय क्या किया और क्या लिया और क्या दिया? जानकारी हो या और कुछ हो, आपने क्या किया? आप देश के साथ नहीं खड़े थे, आप देश की सेना के साथ नहीं खड़े थे, आप चीन के एम्बेसडर के साथ बंद कमरे में क्या कर रहे थे? और मेरा एक बड़ा आरोप और है, और मैं जब मंत्री था मैंने उस समय कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा लिया गया देश को बताना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कितना पैसा लिया, चीन की सरकार से कितना पैसा लिया, चीन की कंपनियों से कितना पैसा लिया। कांग्रेस पार्टी का फंड और राजीव गांधी फाउंडेशन, इन दोनों को बताना चाहिए। सच्चाई यह है, आज उस बात को लगभग 7 साल होने वाले हैं, 7 शब्द भी कांग्रेस के मुंह से नहीं निकले, क्योंकि चीन के हाथों में खेलने का काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी टूल किट पर काम कर रहे हैं। और यही नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूं, सदन में ही लगा रहा हूं, और पहली बार नहीं लगा रहा, पहले भी लगाया धर्मेंद्र जी, आप बार बार मत टोकिए। ये कौन लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं? राम सेतु था ही नहीं। उनको हिंदू 2024 के पहले सत्र में क्या कहा? हिंदू हिंसक होते हैं। जब इनकी अपनी सरकार थी तब कहा हिंदू टेररिज्म। ये कैसी मानसिकता है? एक सिख मंत्री को गद्दार कहते हैं, हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, राम को काल्पनिक बनाते हैं, राम सेतु को मानते नहीं,
और नफरत फैलाने का काम कितना करोगे राहुल गांधी जी, और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। और ऊपर से कहते हैं देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में कितना नीचे गिरोगे आप लोग। और यही नहीं, मैं बस 3-4 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं सभापति जी आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूं, दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की बनी जिसने बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीतने का काम किया। यह भारत के खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि थी। अब इस तरफ वाले तो सारे तालियां बजा रहे हैं, जो भारतीय टीम के लिए सारे तालियां बजा रहे हैं। देखिए कैसे मैच थपथपा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पे भी उनके समर्थन में मेज थपथपा ना सके, ये इनका असली चेहरा दिखाता है। भारत के साथ नहीं खड़े। लेकिन पिछली बार जब भारत विश्व कप में हार गया तब कहा प्रधानमंत्री ने पुनौती ली। ये कैसी, ये देखिए अब एक पप्पू से मुश्किल दूसरे पप्पू का क्या करें। अब पप्पू से करें क्या, पप्पू का करें क्या, पप्पू का करेंगे। अभी हाल ही में अंदर जाके आए हैं, सदन में आने का मौका मिला, सट्टा बाजार की बात करते हैं। अरे भारत के खिलाड़ियों को जो देश के लिए वर्ल्ड कप जीतकर लाए हैं, आप जैसे नेता अगर इतनी ओछी बात करते हैं तो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। आपको माफी मांगनी चाहिए, माफी। इनका बेटा खेलता है और सट्टेबाजी में धकेल। सभापति महोदय, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, इनका कसूर नहीं है। लालू जी का बेटा भी क्रिकेट खेलता था। अब टीम में 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे, जो बाहर बैठा कोई तौलिया लेके जाएगा, कोई पानी लेके जाएगा, और टीम का हिस्सा होता है। जब पैसा भी मिलता है, इनाम राशि सब में बराबर बंटती है। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा मेरा बेटा तौलिया लेके जाता था, पानी लेके जाता था, वे टीम का हिस्सा था, इस बात की खुशी नहीं थी। उनको अहंकार था तो मेरा बेटा टीम में खेलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी को अधिकार है कि प्रधानमंत्री का पद तो इनके लिए ही बना है, ऐसे उनको लगता है कि बेटा नहीं खेल पा रहा तो भाई सबकी सेटिंग है। अरे भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, हमें गर्व है, हम गर्व से कहते हैं भारतीय टीम ने शानदार। यही नहीं, ये तो भारत को एक नहीं मानते, भारत को तोड़ने की बात करते हैं। इन्होंने तो कह दिया, विदेश में जाके क्या कहा कि भारत में ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वो विद्रोह में शामिल हो सकते हैं, ISIS जैसे बन सकते हैं। फिर राहुल गांधी जी का बयान। मैं यहां पर बैठे सबसे पूछता हूं, क्या आदिवासियों के ऊपर कोई खतरा है? आज तो देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती है, एक महिला है, हमें इस बात पे गर्व है, हमारी पार्टी ने मौका दिया है। और यही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य यह है, ये तृणमूल कांग्रेस वाले अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति जी गई, कभी स्थान बदल दिया, कभी लोगों को आने नहीं दिया, उनके लिए मुख्यमंत्री भी नहीं गई, उनको अपमानित करने का काम किया, तो तृणमूल का। अरे लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपमानित करोगे तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये वही ममता बनर्जी है जो अपनी पेंटिंग को, जो हजारों करोड़ का घोटाला करता है, उसको 3-3, 5-5 करोड़ में बेचती हैं। बेचा कि नहीं बेचा भाई? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आपके लोग एक नहीं 12-12 लोग इनके जेल में गए, तृणमूल कांग्रेस के। ये क्या करते? यही नहीं, कमिश्नर को बचाने के लिए सड़कों पे ममता बनर्जी उतरी, और अब जब जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही थी भ्रष्टाचार की, तो उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पे उतर आई, हाथापाई छीनपानी कर ली। ये किस तरह के? सुप्रीम कोर्ट चले गए SIR के खिलाफ। SIR किसके खिलाफ है? SIR उसके खिलाफ है जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या आप चाहते हो विदेशी घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिले? मुसलमान जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको वोट का अधिकार मिले, और आप चुनाव जीतो? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ने अधिकार दिया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ठीक कर रहा है अगर ऐसी जांच कर रहा है तो। और मैं एक कहूंगा, आपके समय तो आपने चंगू मंगू को इलेक्शन कमीशन लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पंगू बना दिया था। चंगू मंगू क्यों कहता हूं? एक को इलेक्शन कमीशन में लाए तो बाद में आपने मंत्री बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? MS गिल जी को।
और वो नवीन चावला था जो टॉयलेट से खबर करता था, संजय जी, वो नवीन चावला था। नवीन चावला टॉयलेट से लीक करता था। रिमोट कंट्रोल से आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी चलाते थे और रिमोट कंट्रोल से इलेक्शन कमीशन को भी चलाते थे। आप अपने समय 12-12 पदों पर खाली छोड़कर देश का आर्मी चीफ अपने रिश्तेदार को बनाते थे। 4-4 जजों को सीनियरिटी में छोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। जिसको दिल करे जहां दिल करे नियम तोड़ते थे और आपको कोई पूछता नहीं था। आप संविधान को भी तोड़ने का काम करते थे। मैं इतना ही कहूंगा, हमारे स्पीकर महोदय ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि आज नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड भी है, जिन्होंने 2-2 सदनों में 14वीं 15वीं लोकसभा में तो एक प्रश्न भी नहीं पूछा, 0 प्रश्न पूछा था। कमेटी की मीटिंग में 20% हाजिरी नहीं है, सदन में 50% टाइम नहीं आते हैं और सदन को गुमराह करके अविश्वास प्रस्ताव हमारे ओम बिरला जी के खिलाफ लाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो कहते हैं कि पीएम बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत की राजनीति में कोई कौसा नौतरा नहीं है। कौसा नौतरा जैसे विरासत में मिलने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, जहां सत्ता के कुछ लोग निजी संपत्ति, और मैं इटली की बात कर रहा हूं। कौसा नौस्त्रा का मतलब है आवर थिंग। ये इटली में उत्पन्न एक कुख्यात पारंपरिक माफिया संगठन है। ये परिवारों का एक संघ है जहां पर उनके परिवार के लोगों को उच्च पद मिलता है। तो यहाँ कौसा नौस्त्रा नहीं है जहां की आपको वो मिल जाएगा। आपने हाउस को मिसलीड राफेल पे किया, बाकी विषयों पे किया। आपने कंप्लीट कर बस 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट पूरा। आप सैम पिट्रोडा की बात सुनते, वो सैम पिट्रोडा जो कहते 84 में जो हुआ सो हुआ, यानी कि सिखों का कत्लेआम हुआ तो हुआ। ये कैसी बात है? आपने जिद करके सनक के आगे अपने पूरे हाउस को गुमराह करने का काम किया। सभापति जी, ये लोकसभा किसी के परिवार की जागीर नहीं, लोकसभा किसी गठबंधन का मंच नहीं है। लोकसभा भारत के 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र रहेगा। इस आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश आपने इमरजेंसी में भी की, संविधान संशोधन में भी की, बार बार भारत पर प्रहार करके भी की। तब भी देश झुका नहीं, देश डरा नहीं, देश ने आपके खिलाफ वोट दिया। आज भी सदन चलेगा, नियमों से चलेगा, संविधान बचेगा और संविधान से ही देश आगे चलेगा। आप जैसे लोग जितना मर्जी रोकना चाहे कभी रोक नहीं पाएंगे। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा सभापति जी, लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रताड़ित किया, हराया। और राहुल गांधी जी ने तो अपने पांव के आगे उनके चित्र को, आपको तस्वीर जनता के सामने है, संविधान निर्माता की तस्वीर उनके पांव के आगे थी। ये कैसे हैं? धन्यवाद माननीय सदस्य। अंत में इतना ही कहूंगा, ये संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाले भी हैं, सदन पर प्रहार करने वाले भी हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी हैं। लेकिन सदन ने एक तरफ कहा है, हर पार्टी के सदस्य ने कहा कि ओम बिरला जैसा अध्यक्ष नहीं मिल सकते, क्योंकि ओम बिरला जी ने जो किया वो पार्टी लाइन से बाहर निकल के फर्स्ट टाइमर्स को, जो पहली बार भी सांसद बने, उनको भी बोलने का मौका दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति जी, 14वीं लोकसभा में जब मैं सांसद बन के आया, सोमनाथ चटर्जी सांसद थे। 15वीं में मीरा कुमार जी थी जब मैं सांसद बना। उसके बाद स्पीकर थे, फिर सुमित्रा ताई बनी, अब ओम बिरला जी है। मैं कह सकता हूं 5 बार का सांसद होने के नाते, अगर मुझे कभी एक बार एक स्पीकर ने कहा कि विपक्षी दलों के हों या अपने दल के हों जो पहली बार के सांसद हैं, उनको जाके कहो कि 0 आवर में कुछ बोलें, अपने क्षेत्र का विषय को उठाएं, उनको बताओ कि नियमों का पालन कैसे होता है या बोलना कैसे है। लोकसभा स्पीकर ने इतना बड़ा मन करके कहा। ओम बिरला जी को मैं साधुवाद भी देता हूं। आज पूरा सदन उनके साथ खड़ा है और देश भी देख रहा है कि संविधान को बचाने वाले के साथ आज सदन खड़ा है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सब लोग अपना वोट करें और ओम बिरला जी को हम जल्द अपनी सीट पर देखेंगे। इस देश के सदन को चलाएंगे, लोकसभा सदन को चलाएंगे। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.